साथियों, अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं खंड ग को। और खंड ग जो है दोस्तों, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न की जो, और इसमें आप देखोगे कि टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऑप्शंस हैं कि कोई एक आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। और एक जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें जो उसको आपका उत्तर लिखना है वो 300 से 350 शब्दों में लिखना है। तो इसका जो उत्तर आपको लिखना है 300 से 350 शब्दों में उत्तर लिखना है। और मैं आपको दोस्तों इसमें बताऊंगा कि आपको आंसर की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, यानी आपके उत्तर में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होने चाहिए। और जब ये आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, तो फिर आपके लिए उत्तर को बस अपनी भाषा में ही लिखना है। तो उत्तर को बस अपनी ही भाषा में लिखना है। मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स या महत्वपूर्ण बिंदु बता दूंगा कि आपके उत्तर में कौन कौन से बिंदुएं होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों प्रश्न जो है वो है क्वेश्चन नंबर 28A कि मौर्य प्रशासन की विशेषताएं बताइए। तो मौर्य प्रशासन की दोस्तों विशेषताएं आपको बतानी है। तो सबसे पहले उत्तर संख्या 28A। तो जो उत्तर संख्या है 28A। अब दोस्तों अगर बात करें उत्तर संख्या 28A की कि मौर्य प्रशासन की विशेषताएं क्या थी, तो आप देखोगे दोस्तों कि जो मौर्य प्रशासन था वो अत्यधिक केंद्रीयकृत और जो और प्राचीन भारत के उत्कृष्ट प्रशासनों में से एक था। तो जो मौर्य प्रशासन है, मौर्य प्रशासन केंद्रीयकृत और प्राचीन भारत के उत्कृष्ट प्रशासनों में से एक था। अब दोस्तों यहां पर आप बात करते हैं और इसने और इस प्रशासन की नींव मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली, जो अर्थशास्त्र पर आधारित है। यानी जो मौर्य प्रशासन है दोस्तों वो अर्थशास्त्र पर आधारित है, जो आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखित ग्रंथ था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। बाद में इसको सम्राट अशोक ने ऊंचाइयों तक पहुंचाया और बाद में इसे सम्राट अशोक ने शिखर पर पहुंचाया। तो बाद में सम्राट अशोक ने इसे शिखर पर पहुंचाया। अब दोस्तों इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? तो अब इसकी विशेषताएं की बात करें तो मैं देखो आपको इसमें पॉइंटर्स बताऊंगा कि इसकी क्या क्या विशेषता थी। बस आपको इस पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करना है और अपने शब्दों में लिखना है। तो पॉइंटर्स को बस आपको विस्तारित करते हुए अपने शब्दों में लिखना है। बस आपको इतना करना है कि मैं आपको पॉइंटर्स बता दूंगा, मैं आपको बिंदुएं बता दूंगा कि कौन कौन सी बिंदुओं को इसमें लिखना है। बस आप उन बिंदुओं को विस्तारित कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहला जो बिंदु है वो है केंद्रीयकृत राजशाही।
तो जो राजशाही है वो केंद्रीकृत है, यानी जो सत्ता का जो केंद्र होता था वो होता था राजा। तो जो सम्राट होता था वो सबसे बड़ा प्राधिकार होता था। तब इसमें आप देखोगे कि जो सम्राट होता था सबसे बड़ा अधिकारी होता था, और उसी में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति निहित होती थी। और उसी में उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति निहित होती थी। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बड़ा ही केंद्रीकृत राजशाही थी। दूसरा था भाई मंत्री परिषद। दूसरा था मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का जो मुख्य काम होता था, मुख्य कार्य होता था राजकीय कार्यवाहियों में, राजकीय कार्यवाही में सम्राट की सहायता करना। तो सम्राट की सहायता करने के लिए मंत्री परिषद होती थी। इसके अलावा प्रांतीय प्रशासन था। तो इसके अलावा आप लिख सकते हैं प्रांतीय प्रशासन। और प्रांतीय प्रशासन की दोस्तों बात करें तो जो प्रांत प्रमुख होते थे, यानी जो राज्य होता था वो प्रांतों में विभाजित था। तो जो साम्राज्य था ये विभाजित था प्रांतों में, प्रांतों में विभाजित था। और जो प्रांत प्रमुख होते थे वो राज परिवार के सदस्य होते थे। तो जो प्रांत प्रमुख होते थे वे राज परिवार के सदस्य होते थे। तो जो प्रांत प्रमुख होते थे वो राज परिवार के सदस्य होते थे। ठीक है। इसके अलावा जो थी वो मौर्यों की जो नौकरशाही सबसे बड़ी, तो मौर्य नौकरशाही प्राचीन भारत की सबसे बड़ी नौकरशाही थी। तो जो मौर्य नौकरशाही थी वो प्राचीन भारत की सबसे बड़ी नौकरशाही थी। इसके अलावा जो कराधान था वो था सर्वाधिक। और आप देखोगे कि अधिकांश गतिविधि थी, अधिकांश गतिविधियों पर कर लगा हुआ था। तो जो अधिकांश गतिविधियां होती थी वो कर के दायरे में आती थी। और जब भी आप किसी गतिविधि पर कर देते हैं दोस्तों, तो वो ध्यान रखिएगा कि वो गतिविधि विधि सम्मत होती है। तो जिन गतिविधियों पर आप कर देते हैं तो वो गतिविधि जो होती है वो विधि सम्मत होती है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसका वो है न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन में जो था कि स्थानीय और राजकीय न्यायालयों या स्थानीय या शाही न्यायालय द्वारा किया जाए, या स्थानीय न्यायालय और राजा द्वारा
स्थानीय न्यायालय और सम्राट द्वारा न्याय किया जाता था। और मृत्युदंड भी देते थे। मृत्युदंड का भी प्रावधान था। तो मृत्युदंड का भी प्रावधान था। इसके बाद इनकी जो गुप्तचर प्रणाली, तो सातवीं है भाई इसकी गुप्तचर प्रणाली, जिसमें एक हुआ करते थे गूढ़ पुरुष। हालांकि गूढ़ पुरुष कौन थे, अशोक ने कभी भी इनके बारे में बहुत विशेष रूप से जानकारी नहीं दी। इसके अतिरिक्त जो हुआ करते थे वो थे संस्थान और संचारण। संस्थान एक जगह पर रहकर गुप्तचरी करते थे और संचारण घूम घूम के गुप्तचरी करते थे। इसके अलावा अशोक द्वारा लिए गए कल्याणकारी कार्य, अशोक के जन कल्याणकारी कार्य जैसे धम्म महामात्र की नियुक्ति, बेवजह की प्रथाओं और रिवाजों पर रोक लगाना, तो ये सारी की सारी चीजें शामिल थी। तो ये सारी बातें दोस्तों बस आपको लिखनी है। मैंने आपको पॉइंटर्स बता दिए हैं कि क्या क्या आप बातें लिखेंगे जिससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जितना अच्छे से आप इसको लिखेंगे उतना ही आपका आंसर प्रॉपर होगा। बस इसको आपको अपने शब्दों में ही बातों को लिखनी है। तकरीबन मैंने 8 पॉइंट्स बताए हैं और 300 साढ़े 300 शब्दों में लिखना है। तो आप इन 8 पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। बस आपको इसको अपने शब्दों में ही विस्तारित करना है, उसके ज्यादा कुछ नहीं करना। इसके बाद दोस्तों उत्तर संख्या 28 बी को देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक इतिहास में मगध शक्ति के विकास और उत्थान की व्याख्या कैसे करता है, संक्षेप में समझाएं। यहां मगध शक्ति के विकास और उत्थान की बात है, तो मगध शक्ति के विकास और उत्थान, तो ये उत्तर संख्या है 28 बी। जो उत्तर है वो 28 बी है। मगध के उत्थान और शक्ति के बारे में बताना है, ठीक है। और मगध का जो साम्राज्य जो दोस्तों था वो 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा, और ये भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक वजहों से ये जो साम्राज्य है वो बड़ा बना और बहुत ज्यादा इसका उत्थान हुआ। तो यहां पर है भाई कि विकास और उत्थान की बात करनी है, विकास और उत्थान है। तो भाई मगध के विकास और उत्थान में भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सैन्य वजहों का महत्वपूर्ण योगदान है। सैन्य वजहों का महत्वपूर्ण योगदान है।
अब कैसे कैसे हैं दोस्तों, बस इसी को लिखना है। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों इसके सामरिक महत्व की, जिसको आप कह सकते हो भौगोलिक महत्व, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो सबसे पहला था कि इसका सामरिक महत्व। सामरिक महत्व में आप देखोगे कि जो मगध है, मगध में 3 साइड से नदियां हैं। 3 मेजर नदी है, जिसमें आपकी गंगा हो गई, सोन हो गई और चंपा हो गई। गंगा, सोन और चंपा नदी हो गई। तो ये नदियों से भी घिरा हुआ है, जो इसके लिए प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। साथ ही साथ जो इसकी राजधानी है, जो राजधानी है जिसे कहा जाता था राजगृह, यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो बेसिकली ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था राजगीर। दूसरा कि इसका जो कृषि था, कृषि, तो अगर बात करें जलोढ़ मिट्टी की वजह से, जलोढ़ मिट्टी की वजह से जो कृषि था वो समृद्धशाली था। कृषि है वो समृद्धशाली था। अब भाई कृषि जो है जलोढ़ मिट्टी की वजह से समृद्धशाली बन गया, तो इससे क्या होगा कि आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो बनेगी मजबूत। इससे जो अर्थव्यवस्था होगी दोस्तों वो होगी मजबूत। तीसरा है कि लोहे की उपलब्धता। लोहे की उपलब्धता। अब दोस्तों लोहा देखोगे तो दक्षिण बिहार और पूर्वी भारत में, तो जो दक्षिण बिहार हो गया, साथ ही साथ पूर्वी भारत में लोहे की उपलब्धता है, लोहे की उपलब्धता थी, और जिसकी वजह से जो कृषि उपकरण और हथियार, इसकी वजह से जो कृषि उपकरण थे और जो शस्त्र निर्माण था, शस्त्र निर्माण वो उन्नत था। शस्त्र निर्माण जो था वो उन्नत था। तो कृषि उपकरण और शस्त्र निर्माण उन्नत था, जिससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और मगध का प्रतिरक्षा मजबूत होगा। इसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि इसकी जो यानी अगर आप नेक्स्ट कह सकते हैं तो वाणिज्य व्यापार, वाणिज्य और व्यापार पर नियंत्रण। वाणिज्य और व्यापार पर नियंत्रण। अब देखोगे कि मगध से 3 नदियां बहुत नजदीक थीं, तो इससे नदियों की वजह से इसका जल मार्ग पर नियंत्रण था। तो नदियों की वजह से जल मार्ग पर नियंत्रण, वजह से जल मार्ग पर नियंत्रण, और आप देखोगे कि पाटलिपुत्र जो था वो पूर्वी भारत और मध्य भारत से जुड़ा हुआ था, और पाटलिपुत्र पूर्वी और मध्य भारत से जुड़ा था। उसके बाद जो थे दोस्तों वो थे जो प्रभावशाली सम्राट
प्रभावशाली सम्राट। और प्रभावशाली सम्राट में जो सम्राट बिंबिसार, बिंबिसार अजातशत्रु, फिर से शिशुनाग, महापद्मनंद, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे प्रभावशाली शासकों के नियंत्रण में रहा। अशोक जैसे शासकों का नियंत्रण, इनका नियंत्रण रहा। इसके अलावा आप देखोगे कि सामाजिक और धार्मिक कारण, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म के उत्थान ने जो राजनीतिक एकीकरण को सामाजिक संरचना और राजनीतिक एकीकरण को प्रभावित किया। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो देखो यहां पर मैंने आपको बताए, सारी बातें बताए, और साथ ही साथ इनका जो प्रशासन और राजस्व व्यवस्था थी सो सुदृढ़ प्रशासन और राजस्व व्यवस्था, तो सुदृढ़ प्रशासन और राजस्व व्यवस्था थी जिससे ये और मजबूत होता गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी कि आपको उत्तर में क्या लिखना है। यहां तक भाई बात सबको समझ में आ गया कि उत्तर 28 बी में आपको क्या क्या लिखना है। अब देखो बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। और नेक्स्ट प्रश्न है कि 29 प्रश्न संख्या 29 ए है कि कृष्णदेव राय के शासन विस्तार और सुदृढ़ीकरण की विशेषता वाला था। कृष्णदेव राय का शासन विस्तार और सुदृढ़ीकरण की विशेषता वाला था। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन की पुष्टि करें। यानी जो कृष्णदेव राय का शासन था उसमें विस्तार भी था और सुदृढ़ीकरण भी थी, यानी उसमें एक्सपेंशन भी था और कंसोलिडेशन भी था। दोनों आपको बताना है कि इसमें विस्तार भी था और सुदृढ़ीकरण भी थी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या हो गया ये 29 ए। तो ये हो गया उत्तर संख्या 29 ए। तो उत्तर हो गया 29 ए। अब देखो कृष्णदेव राय की बात करें तो कृष्णदेव राय आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य के तुलुव राजवंश से संबंधित थे। तो कृष्णदेव राय की बात करें कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के तुलुव राजवंश
वंश के प्रतापी शासक थे, जो बाबर के समकालीन थे, जो बाबर के समकालीन भी थे, और इनका कार्यकाल भी 1509 से लेकर के 1529 तक का है। तो 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी तक का है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इन्होंने साम्राज्य विस्तार और सुदृढ़ीकरण, इन्होंने साम्राज्य विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर संयुक्त रूप से कार्य किया। तो साम्राज्य विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर इन्होंने संयुक्त रूप से कार्य किया। ठीक है। और इनकी सैन्य उपलब्धि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनकी सैन्य उपलब्धि राजनैतिक सुधार, या सैन्य उपलब्धि, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं प्रशासनिक सुधार, सैन्य उपलब्धि, प्रशासनिक सुधार और आंतरिक स्थायित्व, आंतरिक स्थायित्व ने राज्य के निर्माण और सुदृढ़ीकरण में संयुक्त रूप से कार्य किया। तो राज्य के निर्माण और सुदृढ़ीकरण में इनके जो दोनों काम थे, उन्होंने संयुक्त रूप से काम किया। ठीक है। सबसे पहले इन्होंने किया साम्राज्य विस्तार। तो अगर बात करें तो सबसे पहला आता है साम्राज्य विस्तार। इसमें सबसे पहला आता है साम्राज्य विस्तार। अब साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले भाई देखोगे कि इन्होंने उड़ीसा के गजपति शासकों को उड़ीसा के गजपति शासकों को हराया। तो उड़ीसा के गजपति शासकों को हराया, साथ ही साथ उनके साथ 1516 में की गई संधि के अंतर्गत आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र प्राप्त किया। यानी जो आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र था वो मिल गया उड़ीसा के गजपति शासकों को। साथ ही साथ उन्होंने बहमनी साम्राज्य के 5 भागों को
भागों को हराकर रायचूर दोआब रायचूर दोआब पर कब्जा किया। और आपको पता है भाई कि ये जो रायचूर दोआब है वो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का है और बड़ा ही जो कह लो उपजाऊ क्षेत्र है। साथ ही साथ आप देखोगे कि इन्होंने साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, साम्राज्य सुदृढ़ीकरण पर भी काम किया। तो साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण पर काम किया। साथ ही साथ इन्होंने नायकार सिस्टम या नायकार पद्धति, नायकार प्रथा, और इन्होंने राजा को या उन्होंने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने का काम किया। और साथ ही साथ नयनकारा पद्धति और अमरनायक को, और नयनकारा और अमरनायक व्यवस्था को जारी रखा। अमरनायक व्यवस्था को जारी रखा। साथ ही साथ कृषि के विस्तार में, साथ ही साथ कृषि विस्तार के लिए सिंचाई की व्यवस्था करवाई। तो कृषि विस्तार के लिए सिंचाई की व्यवस्था करवाई और राजस्व वसूलने में तेजी दिखाई। यानी जो राजस्व प्राप्ति में भी उनका तेजी आया कि भाई राजस्व की प्राप्ति में भी अब लेट नहीं होगा, राजस्व प्राप्ति के तरीकों में सुधार किया। या फिर आप कह सकते हैं राजस्व प्राप्ति के तरीकों में, राजस्व प्राप्ति के तरीकों में सुधार किया। तो राजस्व प्राप्ति के तरीकों में सुधार किया। ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने सांस्कृतिक और धार्मिक एकीकरण किया। सांस्कृतिक और धार्मिक एकीकरण। अब सांस्कृतिक और धार्मिक एकीकरण भाई कैसे हुआ? तो इन्होंने एक संस्कृति को यूज किया एक तरीके से कि संस्कृति को एकीकरण करने में, संस्कृति को लोगों के एकीकृत करने में उपयोग किया। कि भाई लोगों को एकीकृत किया, तो लोगों को एकीकृत करने में उपयोग किया। तो संस्कृति को लोगों को एकीकृत करने में उपयोग किया और शैव धर्म और वैष्णव धर्म को प्रोत्साहित किया। शैव और वैष्णव धर्म को प्रोत्साहित किया। तो शैवों को भी प्रोत्साहित किया, वैष्णवों को भी प्रोत्साहित किया और साथ ही साथ
अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज के बारे में आप लिख सकते हैं जो 8 तेलुगु कवियों का समूह हुआ करता था। 8 तेलुगु कवियों का समूह था, उसको प्रोत्साहन दिया, उसको प्रोत्साहन दिया। साथ ही साथ आप देखोगे कि इन्होंने पुर्तगालियों से भी अच्छे संबंध बना करके रखे। पुर्तगालियों से, पुर्तगाल से भी अच्छे संबंध बनाकर रखे। तो इस तरीके से भाई उन्होंने सांस्कृतिक और धार्मिक एकीकरण भी किया। यहां तक भाई बात सबको समझ में आ गया। और इसी वजह से और साथ ही साथ महानवमी डिब्बा और सभागार जैसे महत्वपूर्ण स्थलों को भी बनाया। सो महानवमी डिब्बा और सभागार जैसे महत्वपूर्ण स्थलों को बनाया। महानवमी डिब्बा और सभागार जैसे महत्वपूर्ण स्थलों को भी बनाया। यहां तक भाई बात सबको समझ में आ गई। तो यहां पर दोस्तों बस इन्हीं पॉइंटर्स को आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो मैंने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिखने के लिए, वो मैंने उससे बात कर लिया, वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। तो यहां तक दोस्तों उम्मीद है कि आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां तक भाई बात सबको क्लियर है? यहां तक उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए अब आते हैं उत्तर संख्या 29 बी पर। अब देखो 29 बी क्या आपसे पूछ रहा है। 29 बी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट कोझिकोड में भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ था और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। उपयुक्त कथनों को उदाहरणों सहित पुष्टि करें। तो 15वीं शताब्दी में जो फारस के राजा थे शाहरुख, उनका दूत आया था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक, और वो पहुंचा कालीकट और वहां पर उसने विजयनगर की किलेबंदी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी और उससे वो प्रभावित भी हुआ। और उसने लिखा कि दुर्ग जो है, दुर्ग की 7 पंक्तियों का भी उल्लेख किया। इसी को उपयुक्त कथनों को उदाहरण सहित पुष्टि करना है। अब देखिए बात करते हैं उत्तर संख्या 29 बी की। उत्तर संख्या जो है वो 29 बी है। उत्तर संख्या 29 बी है। अब सबसे पहले दोस्तों यहां पर आप लिखोगे कि जो अब्दुल रज्जाक था वो फारस के राजा का दूत था और वो पहुंचता है 15वीं शताब्दी में कालीकट। तो जो आप देखोगे कि जो अब्दुल रज्जाक था वह रज्जाक फारस के शासक शाहरुख का राजदूत था
जो 15वीं शताब्दी में कालीकट आया, और उस समय जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे वो थे देवराय द्वितीय। शताब्दी में भारत आया और बेसिकली आया था कालीकट। कालीकट कहाँ है? तो ये केरल में है, अब इसको कोझिकोड बोलते हैं। और उस समय जो विजयनगर के शासन के अंतर्गत था, तो जो विजयनगर का जो शासक था वो था देवराय द्वितीय, तो उसके काल में ये आता है भारत। और उसने अपने यात्रा वृतांत में, तो उसने अपने यात्रा वृतांत में विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी का व्यापक रूप से तारीफ की है और उसके बारे में लिखा है। तो विजयनगर साम्राज्य की व्यापक रूप से तारीफ की है और उसके बारे में लिखा है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई ये कहा है कि ये जो 7 किलेबंदी थी, ये जो 7 किलेबंदियां थी, आप इसको कह लो कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो दुर्ग की 7 पंक्तियां थी, यानी जो दुर्ग की 7 पंक्तियां, जो दुर्ग की 7 पंक्तियां थी उसका उद्देश्य क्या था? तो दुर्ग की जो 7 पंक्तियां थी दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक ये सैनिक अवरोध नहीं था, यह सिर्फ सैन्य, या आप लिख लो कि सैनिक अवरोध नहीं था, बल्कि आर्थिक और रिहायशी क्षेत्रों के लिए भी था, बल्कि आर्थिक और रिहायशी क्षेत्रों के लिए भी था। ये आर्थिक और रिहायशी क्षेत्र दोनों के लिए था। अब दोस्तों यहां पर देखोगे कि जो सबसे बाहरी दुर्ग थी, तो जो सबसे बाहरी थी, जो सबसे बाहरी दुर्ग दोस्तों हुआ करता था वो बेसिकली जो बागीचे या जो हो गया कि उद्यान, जो फलों के बागीचे थे और कृषि योग्य भूमि। तो सबसे बाहरी जो दुर्ग था वो उद्यान, फलों के बागीचे, और कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित रखता था। तो बाग बगीचे और कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित रखता था। जो मध्य दुर्ग था, वो
रिहायशी इलाके, बाजार, तो वो रिहायशी इलाके, बाजार और शहरों को सुरक्षित रखता था। शहरों को सुरक्षित रखता था। हालांकि दोस्तों आप देखोगे भी कि इसने लिखा भी है कि जो बाजार थे उसमें विभिन्न प्रकार के सामान मिला करते थे। तो जो बाजार थे वो बाजार सामानों से भरे रहते थे और विभिन्न प्रकार के सामानों की विभिन्न प्रकार के सामानों की बिक्री होती थी। तो विभिन्न प्रकार के सामानों की बिक्री होती थी और जो आंतरिक दुर्ग थे और जो आंतरिक दुर्ग दोस्तों हुआ करता था वहां पर आप देखोगे कि वहां प्रशासनिक और राजकीय, तो वहां पर आप देखोगे कि वहां प्रशासनिक और राजकीय भवनों की सुरक्षा की जाती थी। प्रशासनिक और राजकीय भवनों की सुरक्षा की जाती थी और जो मध्य में राजकीय प्रसाद होता था और मध्य में राजा का महल हुआ करता था। तो भाई मध्य में हुआ करता था राजा का महल, ठीक है। और ये सबसे और यह क्षेत्र सबसे सुरक्षित माना जाता था और यहीं हुआ करते थे मंदिर, और यहीं हुआ करते थे मंदिर जिसमें प्रमुख है हजारा राम मंदिर, जो राजाओं के द्वारा या राज परिवार के द्वारा ही उपयोग में लाया जाता था, जो राज परिवार द्वारा ही उपयोग किया जाता था। तो राज परिवार के द्वारा ही उपयोग किया जाता था और साथ ही साथ वो दीवारों की मजबूती से भी बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो जो अब्दुल रज्जाक था वह दुर्ग की दीवारों की मजबूती से भी प्रभावित था। दीवारों की मजबूती से भी ये बड़ा ज्यादा प्रभावित था। यहां तक भाई बात सबको समझ आ गई। तो इसी को दोस्तों आपको करना है क्या है, किसी को बस थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है अपने शब्दों में और ये पूरा आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। तो मैंने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको चाहिए थे लिखने के लिए वो मैंने आपको बता दिया।
चलो यहां तक दोस्तों बात सबको समझ आ गई। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की कि इस बात पर चर्चा करें कि निजी पत्र और आत्मकथाएं हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत सी जानकारी देती हैं। यह स्रोत सरकारी ब्यूरो से किस तरीके से भिन्न है। यानी जो निजी पत्र और आत्मकथाएं हैं वो किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सी जानकारी देती हैं और यह सरकारी स्रोतों से कैसा भिन्न है, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30A पर। क्वेश्चन नंबर 30A पर यानी जो उत्तर संख्या है 30A। उत्तर संख्या है 30A पर। अब दोस्तों जो निजी पत्र और जो आत्मकथाएं हैं वो किसी भी व्यक्ति के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी देती हैं। तो जो निजी पत्र हैं और आत्मकथाएं किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। अब दोस्तों यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले कि जो जानकारी देती है निजी पत्र वो कैसे देती हैं। तो जो जानकारी निजी पत्र देते हैं वो किस प्रकार से देते हैं। तो जो जानकारी देते हैं निजी पत्र, जानकारी जो मिलती है निजी पत्रों के द्वारा, निजी पत्रों के द्वारा जो जानकारी मिलती है आपकी निजी पत्रों के द्वारा, जो जानकारी मिलती है निजी पत्रों के द्वारा। अब देखो निजी पत्रों के द्वारा क्या क्या जानकारी मिल सकती है। पहला मिल सकती है कि व्यक्तिगत रिश्ते, तो व्यक्तिगत जानकारी आप कह सकते हो, उस व्यक्ति में व्यक्तिगत जानकारी मिल सकती है। यानी आप निजी पत्र किसको लिख रहे हैं और उन दोनों के बीच का क्या संबंध है वो पता चल सकता है। इसके साथ साथ आपका जो सामाजिक पृष्ठभूमि ये पता चल सकती है। तीसरी अगर बात करें तो पारिवारिक जीवन, पारिवारिक जीवन, दोस्तों के बारे में या मित्रों के बारे में की जानकारी मिल सकती है। उन व्यक्ति विशेष के दोस्त मित्र कैसे थे इनके बारे में जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा जो व्यक्तिगत द्वंद्व हैं उसके बारे में, व्यक्तिगत द्वंद्व के बारे में, साथ ही साथ दोस्तों आप देखोगे तो जो समकालीन जो सामाजिक रीतियां हैं उनके बारे में, रीतियां उनके बारे में, साथ ही साथ जो सामाजिक क्रियाकलाप हैं, सामाजिक क्रियाकलाप हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा
आत्मकथा से। तो क्या हमें जानकारी मिलती है? आत्मकथा से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो हमें जो जानकारी प्राप्त होती है आत्मकथा से, यानी आप कह सकते हो कि ऑटोबायोग्राफी से। सबसे पहले व्यक्ति की जीवन, व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन, दूसरी जो है वो उसके अनुभव के बारे में, व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में, जो तीसरी हमें जानकारी मिल जाती है वो उनके बचपन, शिक्षा और परिवार के बारे में। चौथी जो हमें जानकारी मिल जाती है दोस्तों कि उनका जो करियर है, तो उनका जो करियर है यानी जो उनकी का जो करियर है, उनका जो स्ट्रगल है, यानी करियर, उनका जो व्यक्तिगत जो उनकी कह लो कि व्यक्तिगत उपलब्धि के बारे में, करियर, व्यक्तिगत उपलब्धि के बारे में जो है वो विस्तृत जानकारी मिलती है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, या आप जिसको कह लो कि यहां पर जो होते हैं आपके जो सरकारी ब्यौरे से ये कैसे अलग होते हैं। तो अब देख लेते हैं कि भाई सरकारी ब्यौरे में क्या होता है। सरकारी ब्यौरा में क्या होता है, तो दोस्तों अगर सरकारी ब्यौरे में बात करें तो इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है, वो जो सूचनाएं होती हैं, वो बड़ा ही परिष्कृत रूप में रहता है। तो इसमें जो जानकारियां होती है वो बड़ा परिष्कृत रूप में रहता है। तो यहां पर जो जानकारी होती है, जो औपचारिक और परिष्कृत रूप में रहती है। तो जो जानकारी होती है वो औपचारिक और परिष्कृत रूप में रहती है। साथ ही साथ दोस्तों आप इसमें देखोगे कि इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है कि जो घटनाएं हुई हैं, नीतियां, घटनाएं हो गई, नीतियां हो गई, और जो निर्णय लिए गए हैं, राज्य द्वारा, जो निर्णय लिए गए हैं राज्य द्वारा निर्णय लिए गए हैं, उसकी राज्य द्वारा उसे बताया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आप देखोगे कि जो सरकारी ब्यौरे होते हैं उसमें राजा का महिमा मंडन किया जाता है। तो जो सरकारी ब्यौरा होता है, ब्यौरा में राजा का महिमा मंडन
महिमा मंडन होता है और उनकी गलतियों को छिपा लिया जाता है। तो उनकी गलतियां दोस्तों छिपा ली जाती है और उनके बारे में जो महिमा मंडन किया जाता है। तो ये बेसिकली आप देखोगे कि ये होता है सरकारी ब्यौरे में, और इसी को दोस्तों आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता दिए गए हैं कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है, बस इसी को आप बढ़ा करके आपको लिखना होगा और ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि उत्तर लिखना, तो लिखना कैसे है। यहां तक भाई बात सबको समझ आ गई। चलो अब दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर 30B की। अब देखो अब उत्तर अब किस तरीके से लिखना है 30B को वो देख लो। क्वेश्चन है दोस्तों कि कई विद्वानों ने कहा है कि स्वतंत्रता के बाद के महीने गांधी जी के लिए श्रेष्ठतम क्षण थे, यानी स्वतंत्रता के बाद के जो कुछ महीने थे वो गांधी जी के लिए श्रेष्ठतम क्षण थे। इस बात की विस्तार पर चर्चा करें। तो स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के जो कुछ महीने थे वो श्रेष्ठतम क्षण थे। तो अब देखो देखते हैं कि इसको आपको कैसे लिखना है कि उत्तर 30B है। कि स्वतंत्रता के बाद के महीने कि स्वतंत्रता के बाद के कुछ महीने गांधी जी के लिए श्रेष्ठतम क्षण थे। श्रेष्ठतम क्षण थे इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि गांधी जी को उस समय बहुत ज्यादा जो आराम की जरूरत थी, गांधी जी बहुत ज्यादा सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी यानी आराम के मूड में चले गए हों, ऐसा बिल्कुल नहीं था। गांधी जी जो थे वो उस समय भी उतने ही ज्यादा एक्टिव थे जितना स्वतंत्रता से पहले थे। और खास करके दोस्तों जब देश विभाजन की विभीषिका को जूझ रहा था तो वहां पर गांधी जी का उत्तरदायित्व और भी बढ़ गया था। जहां देश आजादी का जश्न मना रहा है, बहुत सारे लोग आजादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, गांधी जी उस समय दिल्ली में नहीं थे, वो थे कलकत्ता में। और वहां पर भी उन्होंने किसी भी आजादी के जश्न में भाग नहीं लिया, न तो झंडा फहराया। वहां पर वो जो खास करके विभाजन की विभीषिका को जो लोग झेल रहे थे उनकी मदद करने में, या जो हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से जो लोग मारे गए या जिनके परिवार बिखर गए उनको संभालने में व्यस्त थे। तो आप देखोगे दोस्तों कि गांधी जी का जो नेतृत्व क्षमता थी और जो उनका बलिदान था। तो यहां पर दोस्तों आप देखोगे कि यहां पर बेसिकली जो लिखनी है वो बातें लिखनी है कि गांधी जी के नेतृत्व क्षमता, इसके अलावा गांधी जी का जो बलिदान था और समर्पण था, समर्पण के बारे में लिखना है, बारे में गांधी जी का बलिदान और समर्पण, और साथ ही साथ कि जहां देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था वहीं
गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, वे कलकत्ता में थे, जहां न तो उन्होंने ध्वज फहराया, न किसी कार्यक्रम में भाग लिया। वे 24 घंटों के उपवास पर थे। वे 24 घंटों के उपवास पर थे। तो बेसिकली वो 24 घंटों के उपवास पर थे दोस्तों। और ध्यान रखिएगा कि गांधी जी दंगा पीड़ित लोगों की सहायता लोगों की सहायता दंगा पीड़ित लोगों की सहायता, साथ ही साथ आप देखोगे कि विभाजन में जो प्रवासी लोगों की सहायता करने में व्यस्त थे, कि जिनका घर बार सब कुछ उजड़ गया था उनकी सहायता करने में व्यस्त थे। अब दोस्तों यहां पर आप देखोगे एक ऐसे देश में वो थे जो विभाजन की विभीषिका झेल रहा है। सबसे पहले दोस्तों इसमें देखोगे कि विभाजन की वजह से सांप्रदायिक दंगे हुए। विभाजन की वजह से सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख समुदाय बुरी तरह प्रभावित हुए। हिंदू, मुस्लिम, सिख समुदाय बुरी तरीके से प्रभावित हुए और तकरीबन 15 मिलियन लोग जो है वो विस्थापित हुए। तकरीबन 15 मिलियन लोग विस्थापित हुए और गांधी जी ने इन लोगों की सहायता में अपने आप को लगाया। तो गांधी जी द्वारा इन लोगों की सहायता की गई। साथ ही साथ दोस्तों जो सांप्रदायिक दंगों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जैसे नुआखाली हो गई, कलकत्ता हो गया, बिहार हो गया, वहां गांधी जी ने
निहत्थे भ्रमण किया, निहत्थे भ्रमण किया और लोगों से शांति और सद्भाव, लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की, शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देना। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने भी कि गांधी जी ने न्याय, सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया, तो गांधी जी द्वारा सामाजिक न्याय, गांधी जी द्वारा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। साथ ही साथ दोस्तों आप देखोगे, साथ ही साथ देखोगे कि गांधी जी ने जो विस्थापित लोगों के पुनर्वास, तो गांधी जी द्वारा विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए कार्य किया गया और उन्होंने भारतीय लोगों से अपील की कि आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे की सहायता करें। तो आपसी मतभेद भुला करके एक दूसरे की सहायता करें। तो यहां पर दोस्तों देखो मैंने आपको 5 पॉइंटर्स बताए हैं और इन्हीं पॉइंटर्स को आपको करना है क्या कि अपने शब्दों में इसको विस्तारित कर देना है। तो देखो यहां पर मैंने आपको पूरे पूरे पॉइंटर्स बता दिए हैं कि किस तरीके से आपको उत्तर को लिखना है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के लिए कि यहाँ पर मैंने सारे पॉइंटर्स बता दिए, बस इन्हीं पॉइंटर्स को आपको अपने शब्दों में बढ़ा देना है और तकरीबन 5 पॉइंट है। अगर आप 20-20 वर्ड सब में लिखेंगे आराम से तो 20 से अगर 20-25 वर्ड भी अगर एक में आप लिखेंगे तो आराम से 300-350 की लिमिट बन जाएगी। तो बस आपको यही कोशिश करना है कि शब्द सीमा का उल्लंघन ना करें और जो भी चीजें आप लिखे वो ठोस हो और प्रामाणिक हो और जितना आपका जो उत्तर है वो बिंदुवार होगा उतना ही एग्जामिनर को पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो यहां पर आप कोशिश करें कि जो भी आप चीजें लिखें वो बिंदुवार हो और ताकि एग्जामिनर जो आपका परीक्षक हो उसको पढ़ने में भी आनंद आए, अच्छे अंक भी मिले और साथ ही साथ इसको कोशिश करिए कि पैराग्राफ में जैसे लिखा जाता है वैसे ना लिखें, बिंदुवार लिखें, वो ज्यादा आपके लिए आसान है और वो याद करने में भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और यहां पर मैंने आपके साथ सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, क्योंकि हो सकता है कोई एक स्टूडेंट कहे कि भाई ये हमें नहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, हम ये अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपको उत्तर लेखन करना है सारे की फॉर्मेटिंग मैंने आपको बता दी है। तो यहां पर मैंने आपको फॉर्मेटिंग बता दी कि किस तरीके से आपको उत्तर लेखन करना है। यहां तक उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। यहां तक भाई बात सबको समझ में आ गई होगी और आप इसी तरीके से अगर आप उत्तर लिखते हैं तो बिल्कुल आपको अच्छे अंक मिलेंगे ही मिलेंगे, परीक्षक आपको अंक देने पर
बाध्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।